विक्रम ने फोन में फ्लैश होने वाले नंबर को देखा। फिर फोन उठाकर उसने हेलो कहा। राणा जी ने फोन पिक करते हुए चिल्लाकर कहा, मेरी इज्जत की कोई परवाह है या नहीं? तुम वहां मीटिंग के लिए गए थे या गुलछर्रे उड़ाने? विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, आप ही के काम से आया था डैड, जो मैंने कर दिया है। राणा जी ने फिर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम किस काम से वहां हो वो तो पूरा शहर टीवी में देख रहा है। तुम अच्छी तरह से जानते थे तुम्हारी शादी मैं सुधा से करवाना चाहता हूँ, तो फिर ये लड़की कौन है जिसके साथ तुम रंगरेलियां मना रहे हो? मैंने पूछा था तुमसे, यदि कोई लड़की पसंद है तुम मुझे बता सकते हो, समय दिया था मैंने तुम्हें, मैं शादी करवा देता उसके साथ तुम्हारी, पर इस तरह की घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम ने भी अपना आपा खोते हुए फिर चिल्लाकर कहा, डैड बस कीजिए, मैंने किया क्या है जो आप मुझ पर इतना भड़क रहे हैं? वैसे भी अपनी और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल है मुझे, और यहाँ रंगरेलियां मनाने वाली बात मुझसे कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप जानते हैं ना मुझे, आप भी जान लीजिए कि विक्रम मर सकता है पर किसी भी तरह का घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। फिर भी कह रहे हैं। राणा जी भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, अब ये मैं नहीं मीडिया वाले कह रहे हैं, जरा टीवी ऑन करके देखो, पता नहीं किस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम। मेरी शिमला वाली कुर्सी का कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी घर आओ। और उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया। प्रीति का ध्यान विक्रम की बातों में चला गया क्योंकि वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। आज पहली बार प्रीति ने उसको इतने गुस्से में देखा था। पुणे में आज ममता सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देख रही थी। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे तेज प्रताप की जान को कोई खतरा है। आज उसे नर्स ने बताया था कि तेज प्रताप के रूम में कोई उसकी गैर मौजूदगी में आया था, जिसके हाथों में उसकी फोटो भी थी, पर डर के कारण नर्स उल्टे पैर रूम के बाहर से ही भाग गई। नर्स की बात सुनकर ममता फौरन ही रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। उसने देखा नर्स को रूम में ना देखकर एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधकर तेज प्रताप के रूम में आया था। उसने जेब से एक फोटो निकाली और फोटो और तेज प्रताप को मिलाया, जिसके बाद फौरन ही किसी से फोन पर बात करने लगा। वो बार बार तेज प्रताप का चेहरा देख रहा था, जिससे ममता को एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसने फौरन डॉक्टर नवीन को अपने रूम में बुलाया और सारी बात बताई। डॉक्टर नवीन जो पहले तेज प्रताप से चिढ़ रहा था, पर जब से ममता ने उससे प्यार की बात को माना था, तेज प्रताप के प्रति उसकी जलन कम हो गई थी। उसने ममता को भरोसा दिलाते हुए कहा, एक काम करता हूँ, मैं तेज प्रताप को अपने क्वार्टर में शिफ्ट कर लेता हूँ और हॉस्पिटल में सबको समझा दूंगा कि तेज प्रताप के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर नवीन ने फौरन रिसेप्शन और हॉस्पिटल के स्टाफ को समझा दिया कि पेशेंट की जानकारी किसी को ना दे जब तक कोई वैलिड रीजन ना हो, और वो जानता था कि तेज प्रताप का नाम तो कोई जानता ही नहीं है कि वो यहाँ एडमिट है, इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया। ममता और नवीन को अर्जेंटली डॉक्टर कपाड़िया के साथ आज रात ही निकलना था, इसलिए उसने अपने विश्वास पात्र नौकर के सहारे तेज को घर पहुंचाया और उसकी केयर करने को बोलकर सिंगापुर निकल गए। रास्ते भर में ममता को लग रहा था कि पता नहीं तेज के घर इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी कि नहीं, क्योंकि सुबह के बाद तो वो पूरे दिन काम में बिजी हो गई थी और नेटवर्क ना होने के कारण पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाई थी। अभी प्लेन में होने के कारण वो फोन भी नहीं लगा सकती थी, इसीलिए चुपचाप बैठ गई। कहाँ आज शाम को तेज का ऑपरेशन होना था, अब वो 2 दिन के लिए टल गया था। उधर काली के आदमी भी परेशान हो गए थे। काली के आने की खबर उन्हें मिल गई थी, पर यहाँ तेज का कोई भी पता नहीं चल रहा था। एक तो हॉस्पिटल के पूरे रिकॉर्ड में उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। वो गेट पर ही खड़े होकर काली का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक प्रेग्नेंट लेडी बड़ी बेसब्री से रिसेप्शन की ओर आ रही है। वो उसे ध्यान से देखने लगी। वो जानी पहचानी सी लग रही थी। उनमें से एक ने अपने मोबाइल में फोटो देखना चालू किया। तेज के साथ उसकी पत्नी की फोटो देखकर वो पहचान गया कि ये उसकी पत्नी है। वो आगे बढ़ता तभी काली के एक और आदमी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रहे हो? मोबाइल देख रहे काली के आदमी ने कहा, वो देख, वो तेज प्रताप राठौर की पत्नी है। बेचारी जिसे ढूंढने आई है वो तो यहाँ है ही नहीं। चल देखते हैं वहाँ रिसेप्शन में उसे क्या जवाब देते हैं। हो सकता है इन हॉस्पिटल वालों ने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। दूसरे ने कहा, हाँ चल, बात तो ठीक है। दोनों तनु के पीछे खड़े हो गए। तनु ने रिसेप्शन में पूछा, जी हाँ, तेज प्रताप एडमिट है, वो किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में 2 बार चेक किया, पर उस नाम से तो कोई था ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम आपको गलतफहमी हो गई है, यहाँ इस नाम का तो कोई भी पेशेंट नहीं है। तनु के पीछे से दादू ने कहा, देखिए हमारे पास यहाँ की डॉक्टर ममता का फोन आया था, उन्होंने यही का पता दिया था। प्लीज वो मेरा पोता है,
एक तो पिछले 10 दिनों से हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाया। अब जब पता चला है तो आप कह रही हैं वो यहाँ एडमिट नहीं है। देखिए किस्मत ने हमारे साथ खेल किया है। अब आप मत कीजिए, डॉक्टर ममता से हमारी बात करवाइए। ये बूढ़ी आंखें तरस गई हैं अपने तेज को देखने के लिए। अब दादू की आंखों में आंसू आ गए थे। रिसेप्शनिस्ट को पता ही नहीं था तो वो कहाँ से बताती। उसने अपने हताश स्वर में कहा, देखिए डॉक्टर ममता को अर्जेंटली सिंगापुर जाना पड़ गया। अब आप तो उनसे 2 दिन बाद ही मिल पाएंगे। तनु जो पीछे खड़ी थी दरिया के पास होकर भी दूर थी, फिर भी उसने अपने को संभालते हुए कहा, कोई कांटेक्ट नंबर हो डॉक्टर ममता का तो दे दीजिए, मैं बात कर लूंगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, देखिए वो वहाँ किसी का फोन अटेंड नहीं करेंगी। मैं हॉस्पिटल का नंबर दे रही हूँ, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। जब वो आएंगी तो मैं आपकी बात जरूर करवा दूंगी। तनु ने नंबर लिया और हताश होकर हॉस्पिटल के बाहर जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही उसे चक्कर आने लगा। दादू ने उसे संभाला और नर्स को आवाज लगाई। काली के आदमियों की नजर तो तनु पर ही थी, इसीलिए उन्होंने जल्दी ही तनु को संभालकर बेंच पर बिठाया और उनमें से एक पानी लेने दौड़ गया। काफी देर तनु बेंच पर चुपचाप बैठी थी। उसकी दुनिया तो तेज से जुड़ी थी, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक नर्स वहां आई और काली के एक आदमी को देखकर बोली, अरे तुम तो पेशेंट नंबर 540 हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम वहां देख रहे थे और तुम यहाँ घूम रहे हो। सच कहो, कहीं बिल चुकाए बगैर जाने का इरादा तो नहीं था? तुम ठीक लग रहे हो तो चलो बिल चुकाओ और जाओ, बेड खाली करो दूसरे के लिए। काली का आदमी अकड़ कर बोला, हाँ आपके यहाँ से तो पेशेंट गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और मुझे बोल रही हैं। मैं तो खुद ही बिल चुकाने आ रहा था, बस ये मैडम की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए यहाँ था। फिर वो रिसेप्शन में चला गया। पानी पीने के बाद तनु को राहत लग रही थी। वो अभी भी सोच में डूबी थी। दादू ने घर चलने को कहा तो वो हॉस्पिटल के बाहर आ गए। तभी राजवीर वहां हाफते हुए आया। उसने आते ही तनु से पूछा, मोंटी कैसा है? वो यहाँ है ना? ठीक है, तुम मिली उससे? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने कार से धक्का दिया था मुझे, गिन गिन कर बदला लूंगा उससे। राजवीर अंदर जाने लगा तो तनु ने राजवीर को रोकते हुए कहा, तेज नहीं है यहाँ। राजवीर के बढ़ते कदम रुक गए थे। पीछे शिल्पा भी हाफते हुए पलक को थामे आई और उसने भी तनु से पूछा, भाई कहाँ है वो? तनु ने कहा था वो यहीं है। फिर? तनु ने खोए स्वर में कहा, ना तो तेज यहाँ है और ना ही अरुण को फोन करने वाली डॉक्टर ममता। वो सिंगापुर गई है और यहाँ किसी को पता ही नहीं तेज कहाँ है। अब 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राजवीर तनकर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बात करके आता हूँ। शिल्पा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राजवीर अभी चले? तनु ने कहा है जब डॉक्टर ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? घर चलते हैं अभी। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, तुम सभी चलो, मैं कुछ देर में आता हूँ। जब तक पता नहीं कर लूंगा चैन भी नहीं आएगा मुझे। सच में बहुत परेशान किया है उसने मुझे। शिल्पा तनु को लेकर जाने लगी। वो लोग कार पार्किंग में पहुंचे ही थे कि शिल्पा का ध्यान भागकर अंदर जाते काली और शोभा पर पड़ा। शिल्पा ने मन में कहा, शोभा जी ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही हैं? देखती हूँ। उसने तनु, दादू और पलक को कार में बिठाया और मैं आती हूँ बोलकर तेजी से हॉस्पिटल में चली गई। राजवीर गेट पर ही मिल गया। उसे शिल्पा को आया देखकर चिढ़ते हुए कहा, तू मेरा पीछा मत छोड़ना। मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगा, पर नहीं, तू तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। शिल्पा ने आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ तुम्हारे बगैर मुझे चैन नहीं आता। चलो हटो, अंदर चलो। मैंने शोभा जी को देखा है अंदर जाते हुए, शायद उनका भी कोई यहाँ परिचित अंदर है, बस वही जानने आई हूँ। राजवीर बोला, ओ मेरी जेम्स बॉन्ड, जाने बगैर तो तू घर जाएगी नहीं। चल मैं भी चलता हूँ, मुझे भी मोंटी के बारे में जानना है। दोनों अंदर पहुंच गए थे। वहाँ काली के आदमी उसे तेज प्रताप के बारे में बता रहे थे और काली उन पर चिल्ला रहा था। वो रिसेप्शन में आया और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हारा हॉस्पिटल निगल गया तेज प्रताप को? जवाब दो, कहाँ है वो? मुझे पता है तुम लोगों ने चालाकी से उसे छुपा दिया है। जल्दी बताओ, नहीं तो पूरा हॉस्पिटल आज काली के गुस्से को जानेगा। कुछ दूर खड़े शिल्पा और राजवीर आश्चर्य से काली के गुस्से को देख रहे थे। उधर शिमला में प्रीति का ध्यान विक्रम की बातों में चला गया, क्योंकि वो बहुत चिल्लाकर बात कर रहा था। आज पहली बार प्रीति ने उसको इतना गुस्से में देखा था। प्रीति आश्चर्य से विक्रम को देख रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और तेजी से कार को होटल की तरफ मोड़ दी। वो जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहता था। उसे इतनी तेज कार चलाते देखकर प्रीति ने उसे धीरे चलाने को कहा। प्रीति विक्रम से पूछना चाहती थी, पर विक्रम का मूड खराब देखकर वो चुपचाप बैठ गई। दोनों आधे घंटे बाद होटल पहुंच गए थे। विक्रम के दिमाग में अभी भी राणा जी की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, कहीं उन्हें मेरी प्रिया से शादी की बात तो पता नहीं चल गई।
किसी ने तोड़ मरोड़ कर जरूर ये खबर उन तक पहुंचाई होगी। वो सोचते हुए कार पार्क कर रहा था और प्रीति विक्रम को जाता देखकर होटल एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिसे देखकर प्रीति को बहुत आश्चर्य हुआ। वो आगे बढ़ी, तभी दनदनाती हुई सुधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सारे मीडिया वाले भी उस ओर घूम गए। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था वहाँ हो क्या रहा है। सभी मीडिया वाले चटपटी खबर के लिए वहाँ जमा थे। सुधा गुस्से में प्रीति को घूरते हुए उसके पास आई और एक झापड़ प्रीति के गाल पर मार दिया। प्रीति लड़खड़ाते हुए संभल कर खड़ी हुई। उससे गुस्से में सुधा से पूछा, ये सब क्या है? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? सुधा गुस्से में चीखी, यू ब्लडी फूल, मेरे मंगेतर को सीड्यूस कर रही थी? अरे हमारी शादी होने वाली है और तुम 2 टकी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम के पास आने की? प्रीति, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने फिर कहा, पागल हो गई हो क्या? भला मैं क्यों आऊंगी विक्रम के पास? उसके लिए तो तुम जैसी नमूनी ही बहुत है। मेरा दिमाग अभी खराब नहीं हुआ है। विक्रम भी कार पार्क करके वहां आया तो सारी मीडिया की लाइट उसकी ओर घूम गई। सुधा रोते हुए विक्रम के पास आकर बोली, विक्रम, ये चीप लड़की, तुम इसके जाल में मत फंसो। हमारी शादी होने वाली है, इसका तो ख्याल करो। विक्रम ने एक नजर मीडिया वालों को देखा जो इस ड्रामे का बड़ा मजा ले रहे थे। उसे सभी को जाने को कहा। सभी सच जानना चाहते थे कि जब विक्रम की एक मंगेतर है तो वो किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा था। विक्रम को समझ आ गया था राणा जी जिस लड़की की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, प्रीति ही है। पर वो कैसे, ये उसे कुछ भी समझ नहीं आया।